हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे ही होंगे हमेशा की तरह। और अच्छा ही है, आप लोग अच्छे ही रहें, स्वस्थ रहें, अपनी देखभाल करें, अपने माता पिता का भी देखभाल करें। तो आज मैं कुछ जीएसटी और टीडीएस से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। हूँ। थोड़ा सा डीप में, जो मैं खुद भी सोचता रहता हूँ कि जो नॉर्मली अगर आपको मान जीएसटी के बारे में जाना, टीडीएस के बारे में, आप चैट जीपीटी में जाकर, गूगल में जाकर पढ़ सकते हैं, बुक्स में पढ़ सकते हैं वो चीज़ें। बट कुछ कुछ चीज़ें में रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं जो काम करने का पता चलते हैं ना, तो उससे रिलेटेड मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहले मैं बेसिस बता देता हूँ, फिर उसमें डीप में जाएंगे कि एक्चुअल में आज किस बात का टॉपिक के बारे में बात होगी। तो आप थोड़ा सब्र रखिए, मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे जीएसटी का सब आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया, आप लोग जानते हो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। उससे पहले वैट और सर्विस टैक्स लगते थे, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स, और इसको जीएसटी बोला गया था वन नेशन वन टैक्स। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीएसटी परसेंटेज लगते हैं, 0%, 12%, 5%, 18%, 28%, 40% भी जीएसटी लगता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। और अगर बताऊं कि कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं, मतलब कैसे कैसे लगते हैं, तो तीन के जीएसटी होते हैं। सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, सीजीएसटी में सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटरस्टेट यूनियन टेरिटरी वाला इंटरस्टेट जीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे लगता है? फॉर एग्जांपल अगर हमने बिजनेस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में ही, फॉर एग्जांपल भोपाल टू जबलपुर, दोनों सिटी जबलपुर के मध्य प्रदेश के अंदर ही आती है, तो इसमें सी जी एस टी एस जी एस टी लगेगा अगर प्रोडक्ट एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है सेम स्टेट में। बट अगर वही प्रोडक्ट मध्य प्रदेश भोपाल टू मुंबई जा रहा है तो इस स्टेट डिफरेंट हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र डिफरेंट स्टेट है, तो फिर वहाँ आई जी एस टी टैक्स लग जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी में होता है। अब जीएसटी के अगर मान लीजिए आप एक इन्वॉइस चेक कर रहे हैं, तो उसमें अगर जीएसटी इन्वॉइस है, उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो अगर बेसिक इन्वॉइस में अगर आप चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले टैक्स इन्वॉइस में टैक्स इन्वॉइस या इन्वॉइस टॉप ऑफ द हेड इन्वॉइस के लिखा रहना चाहिए। उसके बाद वेंडर का एड्रेस, वेंडर क्लाइंट का एड्रेस हो, और हमारी कंपनी जो है उसका एड्रेस, दोनों का जीएसटी नंबर, दोनों के फुल एड्रेस होना चाहिए, इनवॉइस नंबर होना चाहिए, इनवॉइस डेट होना चाहिए, परचेज ऑर्डर नंबर होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट है तो एचएसएन कोड लिखना चाहिए, और अगर सर्विस है तो एसएससी कोड। उसके बाद क्वांटिटी, अमाउंट, क्वांटिटी रेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी 4 है, रेट 20 है, तो टोटल अमाउंट 80 रुपीज़ आएगा। अब 80 रुपीज़ हमारे सेम स्टेट में है तो सी जी एस टी एच जी एस टी लगेगा, और फिर टोटल अमाउंट लगेगा, और डिफरेंट स्टेट है तो आई जी एस टी लगेगा। टोटल अमाउंट क्या, वो टोटल अमाउंट जो है उसको वर्ड्स में लिखना चाहिए, बैंक डिटेल्स लिखनी चाहिए। अगर हम इन्वॉइस रेस करें तो हमारी बैंक डिटेल्स, कोई क्लाइंट कस्टमर हमको पे करेगा, और अगर हम वेंडर हमको इन्वॉइस रेस कर रहा है तो वेंडर का बैंक डिटेल्स, क्योंकि हमको वेंडर को पेमेंट करनी है। पेमेंट टर्म्स लिखना चाहिए, कितना नेट 30 डेज, नेट 45 डेज है। तो ये इन्वॉइस बेसिक इन्वॉइस के बारे में बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें चेक करना ही चाहिए। और अगर जीएसटी, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने जीएसटी लिखा है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली है ना जीएसटी उसको वेरीफाई नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है कि जीएसटी हम लिखा तो, बट वो वेंडर जो है वो फाइलिंग ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जीएसटी नंबर जीएसटी पोर्टल में जाएंगे, या gst.gov.in, आप जीएसटी लॉगिन डालेंगे अगर गूगल में, तो आपको पहली वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पर जाकर आपको देखो एक सर्च ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर आप जीएसटी नंबर वो डालेंगे और सर्च करेगा, कैप्चा कोड डालेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि वो एक्टिव है कि नहीं है जीएसटी नंबर, प्लस उसने फाइलिंग की कि नहीं करी है पर्टिकुलर मंथ्स की, वो भी बायोफिकेशन आ जाता है, तो वो भी आपको चेक करना है। अब जीएसटी, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने क्लाइंट को इन्वॉइस रेस करा, नेट 30 डेज है, नेट 45 डेज है, हम वेट करें, फॉलोअप करें, फॉलोअप करें, फॉलोअप करें, पर आपके मन में कोई डाउट होता होगा कि हम फॉलोअप तो कर रहे हैं, बट अब वो क्लाइंट पेमेंट ही नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे वो चीज़। तो उसमें भी
एक तो होता है कि एमएसएमई अगर कंपनी है तुम्हारी बल्कि, तो फिर हम जाकर एमएसएमई वेबसाइट में भी जाकर डिटेल्स सबमिट कर कर कंप्लेन कर सकते हैं, लीगल कंप्लेन। बट एक और चीज़ जीएसटी, अगर मैं जीएसटी के वैसे अभी बात कर रहा हूँ तो जीएसटी में भी एक ऑप्शन रहता है जीएसटी पोर्टल में। वहाँ जाकर अगर मान लीजिए क्लाइंट ने, जिस क्लाइंट ने अगर हमको पेमेंट नहीं करी है, तो हम उसका जीएसटी नंबर लिखेंगे, रीजंस लिखेंगे पूरा, कितने दिन से है, क्यों है, उसमें टैक्स इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उस इनवॉइस से रिलेटेड सब कुछ अपलोड करेंगे हर चीज़, और सबमिट कर देंगे। उससे क्या होगा, वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट को। बट बेनिफिट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस क्लाइंट के लिए हो जाएगा कि जब भी वो फ्यूचर में लोन लेने जाएगा कहीं पर भी बैंक्स में, जब उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी वो चेक करी जाएगी और बैंक की तरफ से, तो वहाँ पर उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, तो वो लोन प्रॉपर्ली ले नहीं सकेगा अच्छे से वहाँ पर, तो वो इशू होगा। तो अगर वो भले हमको पैसा मिले ना मिले, पर उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो मजबूरन कोशिश करेगा कि वो पैसा पे ही कर दे। बाकी आप एमएसएमई के थ्रू भी जा सकते हैं, बट मैं जीएसटी की बात करूँ तो आप सबका डिसएडवांटेज ये है। तो यहाँ ऐसा नहीं, एमएसएमई गवर्नमेंट ही हमको मदद करेगी, गवर्नमेंट हमको जीएसटी के थ्रू भी मदद कर रही है कि अगर हमारा पैसा स्टक हो गया ना, तो हम जाकर आप उसके जीएसटी नंबर से कंप्लेन कर सकते हैं कि एक इंटीमेशन टाइप से जाए उसके अकाउंट में। क्योंकि अभी रिसेंटली, मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा कंपनी नेम, बट ऐसा मैंने भी कुछ कंपनीज में करा था कि क्लाइंट पेमेंट नहीं कर रहा, तो मैंने जीएसटी में जाकर उसका डिटेल्स अपलोड करी। लग गए 3-4 महीने, बट फाइनली हुआ क्या था कि उन्होंने, वो एक वेंडर था, एक्चुअली वेंडर भी जीएसटी अपलोड नहीं किया था, हम क्लेम नहीं कर पा रहे थे। दोनों सिचुएशन में हो सकता था, पेमेंट नहीं मिल रही है, या वेंडर को हमने फुल पेमेंट कर दी बट उसने जीएसटी अपलोड नहीं करा, तो हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो हुआ क्या कि मैंने कंटिन्यूसली फॉलोअप बहुत एग्रेसिव, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो मैंने जब जाकर गूगल में सर्च के ऊपर सीए ने मेरे से सर्च भी किया था, तो मैं जाकर वेरीफाई करा कि कैसे कर सकते हैं। तो उसमें बताया था कि जाकर जीएसटी पोर्टल में अगर अपडेट, जैसे मैंने अभी बताया, आप डिटेल्स अपलोड कर दीजिए वेंडर के क्लाइंट की, तो उनको इंटीमेशन जाएगा। तो मुझे लगा कि ऐसे ही नोटिफिकेशन, यहाँ तक सीए ने भी पढ़ा ही था वो चीज़, उसको भरोसा नहीं था कुछ होगा वो भी। बट मुझे इतना शौक लगा कि एक्चुअल में मैं अभी रिसेंटली इसी मंथ में जब जाकर चेक करा हूँ, इस मंथ या लास्ट मंथ मैंने चेक करा, तो रजिस्टर 2B, तो उसमें जितने इन्वॉइसेस उसने अपलोड नहीं किया सारे अपलोड कर दिए और हम क्लेम भी कर पाए। तो मुझे लगा कि एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी बहुत, जैसे मैं टीसीएस के बारे में बताया था कि मैंने सिर्फ पढ़ा ही था, बट वो जब मुझे रिफंड मिल गया तो मुझे शॉकिंग लगा, अरे इतनी अच्छी चीज़ होती है। सेम चीज़ जीएसटी में भी कंपनी को बेनिफिट हो गया, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि, क्योंकि मैं जब काम करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं कोई एम्प्लॉय हूँ, क्योंकि मैं एक ओनर टाइप से काम करता हूँ कि मुझे लगता है मेरी ही कंपनी है। और इसको ईगो बोल लीजिए, कुछ ही बोले, मेरी ईगो वाली बात है कि मेरे रहते कंपनी को लॉस कैसे हो सकता है वो चीज़। तो मैं पूरा 100%, तो मैं डीप रिसर्च कर फाइंड आउट करूँगा। बट वो रिसर्च करने के बाद मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं होता था कि पॉसिबल नहीं है, माइट भी वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसी ने बोल दिया तो हो गया। बट जब फाइनली वो रजिस्ट्री अपलोड कर, तो मैं बहुत शौक था, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा चीज़ है, तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें खासकर जो छोटी कंपनी होती हैं, या छोटी हो चाहे, खासकर छोटी, बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उनके जब पैसा स्टक जाता है तो लोग ये चीज़ कर सकते हैं। या आप मान लीजिए हमने पूरी पेमेंट कर दी पर वेंडर जीएसटी अपलोड नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ पर लड़ने की बजाय लीगली तरीके से, या देखें डिटेल्स अपलोड कर दे साइलेंटली, तो कुछ महीने बाद उनको जब प्रॉब्लम आएगी वो खुद ही अपलोड करेंगे इनवॉइस को। नहीं तो फिर दिक्कत उनकी होगी, हमारा तो सिर्फ रहेगा कि हमको भी लॉस हुआ, बट हमको कितना 1 लाख रुपीज़ का लॉस, 50,000 का हुआ, 10,000 का लॉस हुआ। उनका तो पूरा बिजनेस पर इशू है, क्योंकि वो फ्यूचर में लोन लेने जाएंगे तो लोन ही नहीं ले पाएंगे, वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे वो चीज़। उनका तो लोन तो कोई 1-2 लाख का नहीं होता, कभी कोई 20 लाख का, 1 करोड़ का भी लोन कंपनीज लेती है। तो कहाँ 10,000 रुपीज़, कहाँ 1 लाख रुपीज़, कहाँ 1 करोड़ या 50 लाख रुपीज़। तो उनके लिए ज़्यादा बढ़, तो वो ऑब्वियसली वो सोचेंगे ही कि अपलोड कर दो। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि उन्होंने वैसे कुछ सोचा होगा मेरे मेंटर ने, फाइनली इसलिए अपलोड करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा फीचर दिया है जीएसटी पोर्टल में, और गवर्नमेंट को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने इस तरह फीचर्स देकर खास छोटे एमएसएमई बिजनेस होते हैं उनको हेल्प करिए, जो एमएससी नॉन एमएसएमई भी है उनको हेल्प करिए, ताकि वो बिजनेस ईजिली कर सकें।
क्योंकि इतना हार्ड एंड मनी टैक्स में पे करते हैं तो उनको भी कुछ फैसिलिटी मिलना चाहिए, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो मैं गवर्नमेंट को थैंक यू बोलता हूँ इस चीज़ में, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर मैं जीएसटी की और भी चीज़ें की बात करूँ तो कई बार मैंने ये भी चीज़ देखी है कुछ कुछ कंपनीज में, या सुना है या पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है या पढ़ा है उसके बारे में ओवरऑल। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकता एक्सवाइजेड रीजन से, बट मैं अगर इन जनरल बात करूँ तो क्या होता है, कभी कभार होता है कि कुछ कम ये लोग क्या करते हैं कि अपना जीएसटी नंबर जो भी है, हाँ, उसको मान लीजिए कोई पर्सनल चीज़ खरीद रहे हैं, उसमें भी मान लीजिए पर्सनल जैसे कोई गुड्स खरीदे, गुड्स सर्विस लिए, उस वेंडर को अपना जीएसटी नंबर दे देंगे। तो क्या होता है कि उसको वो जीएसटी इनवॉइस जो है, इनवॉइस या डिटेल्स है, वो जीएसटी पोर्टल में जैसे टू में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हम खुद मान लीजिए सीए से बात ना करें, तुम ऐसा बोले जो भी चीज़ जीएसटी टू में शो कर रही है तुम क्लेम कर सकते हो, बट नॉट फॉर पर्सनल यूज़। अगर कोई भी जीएसटी टू में शो कर रही है, फिर भी आपको एक चीज़ चेक करनी है कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन है। जीएसटी नंबर देने से मतलब ये नहीं कि देखो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये चीज़ हमको वेरीफाई, क्योंकि अगर हमने अगर ये चीज़ क्लेम कर लिया, फ्यूचर में अगर जीएसटी डिपार्टमेंट पता चला तो हमको हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि बिजनेस ओनर से, अकाउंटेंट से, सीए, कोई भी चीज़ ऐसी क्लेम ना करें जो कि बिजनेस यूज ना हो, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ना हो, नॉन ऑफिशियल पर्पज़ के लिए नहीं है। क्योंकि आपके लिए होगा कि आपका टैक्स बच गया हो जी, बट फ्यूचर में वो बिजनेस के लिए प्रॉब्लम होगी। और सेकेंड चीज़, उसका अगर मान लीजिए वो चीज़ अगर दूसरों को पता चलती है तो कंपनी का नाम भी बदनाम होता है, तो वो चीज़ खराब रहती है। क्योंकि अपन एट लास्ट एंड ऑफ द कितने भी एग्रीमेंट साइन कर ले, कुछ भी कर ले, बिजनेस में बाहर का तो नहीं जानता, मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में 99.99 चीज़ें ट्रस्ट के बेसिस में चलती है, सिंपल सी बात है। क्योंकि लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप कितने भी एग्रीमेंट्स कर लीजिए, फॉर एग्जांपल किसी को फ्रॉड करना है, कुछ गलत काम करना है, वो फिर भी कर लेगा। तो एट लास्ट ट्रस्ट होता है। मेरे हिसाब से ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर बिजनेस ग्रो कर लिए वो ज़्यादा अच्छा है। मैं खुद बिलीव करता हूँ वो चाहिए, सबको लगता है, सब मेरे अंदर भी आता है कि ज़्यादा पैसा कमाओ या कुछ, बट ज़्यादा पैसा कमाने चक्कर में कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना है जिससे रेपुटेशन खराब हो। क्योंकि रेपुटेशन का एक बार खराब हो गई ना, तो फिर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं वो चीज़। क्योंकि मैं खुद नहीं ट्रस्ट करता, तो अगर मैं खुद करूँगा या कोई और करेगा तो वो मेरे पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा उस कंपनी में। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तो उस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ एथिकल चीज़ के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज़्यादा पैसा मिल जाता, बट गलत नहीं है, मिलता होगा, बट पॉइंट है कि कब तक। कुछ गलत अगर हो गया, पता चल गया, तो रेपुटेशन को इश्यू हो गया, तो फिर तो पोल खोलने वाली बात हो जाएगी ना, फिर रेपुटेशन खराब हो जाएगी, क्या मतलब इससे अच्छा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। मैं तो जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ जिस जीएसटी के बारे में आज इतना ही। टीडीएस के बारे में, टीडीएस क्या होता है? टीडीएस अभी तो बहुत पहले से आया है, और उसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टरी एज सोर्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्शंस होते हैं, 194C सेक्शन होता है, 194G सेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। मैंने पहले के वीडियोस में भी डिस्कस किया है सेक्शंस। तो देखो, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आगे वीडियो में और डिटेल समझा, फिर से अगर आपको चाहिए आप पुराना वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, इसमें मैं आगे भी डिस्कस करूँगा। बट टीडीएस क्यों लगता है, जैसे मैंने जीएसटी के बारे में बताया था क्यों लगता है, वैसे में टीडीएस के बारे में क्यों लगता है। नॉर्मली टीडीएस मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स। जो भी हम इनकम कमाते हैं, हम पर्सनल हो गया चाहे बिजनेस का हो गया, तो उसमें हम पर्टिकुलर अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं, उसको टीडीएस कहते हैं। 2%, 10%, 30%, जो भी एक्स वाई जेड एज पर सेक्शंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट क्यों? तो एक्चुअली मैंने कहीं वीडियो देखी थी किसी की, कुछ लास्ट 6 मंथ्स और वन ईयर बिफोर, और बट से उसके बाद थोड़ा रिसर्च भी किया था, और थोड़ा सा ऐसा नहीं कि रिसर्च बस किया था, थोड़ा खुद भी एनालाइज करने की कोशिश करा था। एट लास्ट ये चीज़ें ना मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है, बट बात है कि मेरा पर्सनल थोड़ा सा, मुझे जितना मैं रिसर्च करता हूँ मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ था कि हाँ बात सही है, वो टाइप ऑफ सही है। बाकी एट लास्ट आप खुद भी रिसर्च करिएगा, ये कोई मेरा ये पर्सनल ओपिनियन भी है जो
जो मैंने पढ़ाई करी थी उसके बेसिस में। तो TDS एक्चुअल में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए इनवॉइस वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, उसमें 20% TDS कटना चाहिए। होता क्या है कि कभी कभार ऐसा कंपनीज रहती हैं कि हमने फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि वेंडर जब हमको वेंडर से हम कुछ खरीदते हैं तो वेंडर को TDS नहीं पे करना है, हमको मान ली 2 लाख रुपये की सर्विस ली है तो उसमें 10% मान ली काटना है वेंडर कंसल्टेंसी सर्विस में, तो हम 10% TDS काटेंगे और गवर्नमेंट को पे कर देंगे वो चीज़, वेंडर को नहीं करना है। बट कभी कभार इसमें तो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं इसलिए तो रेट्स भी होती हैं, इसलिए कंपनी में म्यूचुअल डिस्कशन करते हैं कि हम टैक्स में काटें, हम सेट ऑफ कर देंगे इंटरनली, वो टैक्स बचाने के लिए, अमाउंट बचाने के, गवर्नमेंट को ना पे करना पड़े ये चीज़ें। तो होता क्या है कि अगर मान लिया 2 लाख रुपीज़ में 10% TDS का 20,000 रुपीज़ है। सेम चीज़ तरह बिजनेस कंटिन्यूसली इन्वॉइसेस कंटिन्यूसली होते रहे तो मान ली 5 मंथ तक चला वो चीज़, वो कॉन्ट्रैक्ट मान ली चला और 5 मंथ्स में आपको एक प्रकार से 20,000 रुपीज़ इंटू 5 करेंगे, 1 लाख रुपीज़ TDS आपने पे कर चुका होना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, और सेम चीज़ फाइलिंग अपलोड कर। तो अगर जब भी ऑडिटर्स आएंगे बाहर वाले, ये गवर्नमेंट ऑडिटर्स हो गए, दूसरी कंपनीज के ऑडिटर हो गए, उन लोग आकर जब चेक करेंगे तो अगर उसमें TDS नहीं जमा होगा, एक तो पेनल्टी लगेगी। सेकेंड चीज़ है कि उन लोग पूरा वो डिपेंड करता है ऑडिटर टू ऑडिटर वो चीज़, कि अगर वो बहुत क्रॉस क्वेश्चन करने वाले ऑडिटर होंगे ना तो बिल्कुल जो मैं बात कर रहा हूँ वो डीप जाएंगे उस चीज़ के बारे में कि एक्चुअल में वो गलती से हुआ कि वो इंटेंशनली हुआ है जी। अगर गलती से कोई ये भूल गए हैं तो उसमें पेनल्टी कर कर इंटरेस्ट कर कर आप पे करिए वो चीज़। बट अगर मान लीजिए वो 1 लाख बोल रहा हूँ, 1 लाख अमाउंट 50 लाख रुपीज़ हुआ, 40 लाख हुआ, 30 लाख रुपीज़ हुआ, इतना अपने इनकम टैक्स पे ही नहीं करा है गवर्नमेंट को वो चीज़ें, तो फिर एक पर्सन कमेटी बैठाकर लोग इसे ओनर से या CFO से डिस्कस करेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं करा है। अगर उनको ही पता चला तो उसमें डबल पेनल्टी भी हो सकती है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर मैक्सिमम रेट ऑफ TDS होगा तो भी डिडक्ट हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गलत है और बहुत कुछ सारे कंपनी ने सुना है करते भी हैं। तो ये जो TDS का रूल है बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड चीज़ है कि जैसे आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि एडवांस TDS होता है, एडवांस टैक्स होता है, वो भी क्वार्टरली बेसिस में होता है, या फिर इनकम टैक्स। अगर एडवांस टैक्स की बात मैं अभी ना करूँ तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ इनकम टैक्स तो जैसे साल में एक बार भी पे कर सकते हैं, हर महीने क्यों पे करते हैं वो चीज़, ये भी दिमाग में आता है कंपनीज TDS। एक तो गवर्नमेंट बोल रही है कि देखो ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट क्यों? एक तो होता है ना कि उन्होंने पढ़ लेना वो चीज़, किसी ने बता दिया आप समझ गए, बट क्यों? यही चीज़ के लिए कि फ्रॉड डिटेक्शन, क्योंकि अगर साल में एक बार अगर चीज़ हो रही है ना उसको वेरीफाई करने में है ना, तो उसके बीच में आप कोई भी फ्रॉड भी कर ले, कुछ भी कर ले, पता नहीं चलेगा। बट अगर हर महीने कंटिन्यूसली हो रही है, मैं फॉर एग्जाम्पल TDS कट रहा है, आपने मिस करा है TDS, कोई भी चीज़ें नहीं पे करा, तो अगर आप जब फाइंड आउट ऑडिटर करेंगे ना तो वो कर सकते हैं कि भाई ये क्या चीज़ क्यों नहीं पे कर रहे हो, बार बार देख रहे हैं कि 3 मंथ्स पे करा, उसके बाद अगले 6-7 महीने के लिए पे ही नहीं करा उस पूरे साल में, कोई तो वजह होगी। हो सकता है कि वो अनइंटेंशनली हो, गवर्नमेंट को तो लॉस है ये चीज़ की, गवर्नमेंट रूल है, क्योंकि जो भी हम टैक्स पे करते हैं उसी से इकॉनमी बूस्ट होती है, गवर्नमेंट वो पैसा लेकर इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है, इसीलिए हर मंथ के लिए भी करा गया। ऊपर से फाइलिंग ज़रूरी है, या GST की फाइलिंग हो या TDS की फाइलिंग हो, आपके बोलने से नहीं होता कि मैंने इतना पे कर दिया। अगर आपने पे करा है तो आप पर्टिकुलर पैन में डिपॉजिट करिए और पैन डिपॉजिट करके उसको अपलोड करिए TDS पोर्टल में और GST के लिए GST पोर्टल में, ताकि वो डिटेल्स गवर्नमेंट को, पहले ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई भी चीज़ बोल दिया ना तो नहीं, आपको सारी डिटेल्स होना ही चाहिए, डिटेल्स आपके साथ इतनी भी होना चाहिए अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं एक समराइज कर कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ
जैसे बोलते हैं कि एक बिजनेस में अगर हमारी जर्नल एंट्री करते हैं, कोई भी चीज़ का करते हैं, तो कहते हैं कि कितना ट्रांजेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, कैश 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 लिख दिया काउंटिंग एंट्री करते हुए, पैटी कैश में नॉर्मल में हो ये। तो अगर ऑडिटर मुझसे पूछे कि तुम कैश क्यों लिखा है वो चीज़, इसमें तो तुमको देखो पेनल्टी पे करनी कर सकती है। तो अगर आपके साथ इस तरह सिनेरियो है तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपीज़ तक का टैक्सेबल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 50,000 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल क्या होती है, आप एक इनवॉइस में देखेंगे तो आपके नेट अमाउंट लिखा रहेगा, नेट अमाउंट जीएसटी टोटल अमाउंट। तो जीएसटी के जो ऊपर पहले इनवॉइस रहता है, मान लीजिए 100 रुपीज़ नेट अमाउंट है, 18% जीएसटी, तो 118 रुपीज़ टोटल अमाउंट। तो 100 रुपीज़ जो है वो टैक्सेबल वैल्यू है, नेट अमाउंट रहता है टैक्सेबल वैल्यू। तो ऐसे ही 50,000 का टैक्सेबल वैल्यू का जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो अगर कैश में परचेज करी गई है ना, तो उसके लिए हमको कोई भी एंट्री करना या इनवॉइस के लिए जरूरत नहीं है। अगर आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी है तो इट्स ओके। बट मैं फिर भी कहूँगा, ये गवर्नमेंट रूल है, एक रिलीफ है, बट फिर भी कहूँगा कि नोटिफिकेशन चेंज होते रहते हैं। तो मैं सब बिजनेस को रिक्वेस्ट करूँगा ये चीज़, क्योंकि मैं यहाँ तक मैं खुद भी करता हूँ, कहीं भी चाहे वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो या कोई भी नॉर्मल बिल हो, कुछ भी हो। बहुत सारी छोटी दुकान वाले बिल नहीं देते हैं कोई भी चीज़ कैश करके, तो एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि उनको ना कच्चा बिल बना के दे दे। नहीं तो एटलीस्ट मान लीजिए चलो जिससे रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी बेसिक डिटेल्स है ना, एक ब्लैंक पेपर में लिख लें वो चीज़, हाँ, सीनियर से अप्रूवल ले लें, उनका एड्रेस, कितना अमाउंट, क्या चीज़ है, उनका एटलीस्ट सील होगा, वो चीज़ लगा दो। एक रफ बिल बनाकर अपने पास रखें, ताकि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या बार ऑर्डर हो, तो अगर सील हो, ओनर का सिग्नेचर हो, तो अगर वो एड्रेस लिखा हुआ है तो कभी भी अगर किसी को वेरीफाई भी करना है एक्सट्रीम लेवल पे भी जाकर पर्सनली विजिट कर उस में कोई उन्होंने तो कर सकता है। तो वो चीज़ें मेरे हिसाब से है कि सेफ रहो। कितनी बार तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर ट्रैवल अलाउंस का एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे कंपनी में होता क्या था कि 1,000 रुपीज़ का ट्रैवल अलाउंस अप्रूव हुआ है, ओनर ने अप्रूव कर दिया है, और किसी सीनियर मैनेजर का, वो आते थे कहते कि अश्वनी इसको पे करो वो चाहिए। अब मैं आज से कम से कम 8-9 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैं ऑलमोस्ट फ्रेशर्स 1-2 साल एक्सपीरियंस था, और मेरा एटीट्यूड शुरुआत से था, क्योंकि मेरे को ये काम जो फाइनेंस का मुझे अच्छा लगता है। मैं मेरा इस तरह का नहीं खाली पैसा नॉर्मल चीज़ें हैं कि पैसा के सब करते हैं वो चीज़, पर मेरे को अच्छा भी लगता है, तो मेरे को वेरीफाई करना, डिक डाउन कर सर्च करना अच्छा लगता है। तो होता क्या था कि अप्रूवल कर दिए तो नॉर्मल अकाउंटेंट क्या करते हैं, और जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है कि कहीं पर भी अगर मैं कुछ भी पेमेंट बोलता कंपनी को, तो अगर किसी सीनियर ने अप्रूव कर दिया, उन्होंने अप्रूव कर दिया, तो लोग रिलीज़ कर देंगे, लोग वेरीफाई ज़्यादा नहीं करेंगे। बट मेरा नेचर इस तरह करनी, तो मेरा रहता है कि मैं पूछता था बिल कहाँ है, तो लोग बिल देते थे, मान लीजिए 1,000 रुपीज़ का है, 200 का बिल दिया, 800 का बिल नहीं है। तो कितनी बार तो हुआ है कि देखें मैंने पे 200 रुपीज़ करा, मैंने उससे बात भी नहीं करी, 200 रुपीज़ बैंक डिटेल्स मार के इनसे और कर दी वो चीज़। उन लोग आकर मुझसे थोड़ा सा हुआ बैल हुई कि क्यों, तो ओनर ने अप्रूव करा है। तो मैंने सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको ओनर ही करना तो आपको ये तो पेमेंट करना तो ओनर भी कर सकता है वो चीज़, हम लोग की क्या ज़रूरत है। हम लोगों को इसलिए बैठाया गया है यहाँ पर कि हम लोग वेरीफाई करें कोई भी डिटेल्स है। ओनर ने अप्रूव करा है कि वो वैलिड चीज़ है, कि हाँ ठीक है तुमने ट्रैवल किया था, कितना, ये नहीं बोला कितना ट्रैवल किया था वो चीज़, तो वो चीज़ वेरीफाई करना हम लोग काम होता है। और मैं मेक श्योर करता था कि जितना भी बिल्स हैं वो भी प्रॉपर बिल्स हैं, उसके हिसाब से ही पेमेंट करूँ कोई भी चीज़, चाहे वो कार अलायंस हो, कोई भी करो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, अगर बस जा रहे हो बस की टिकट भी होती है, कोई भी ना कुछ, कैब में जा रहे हो, फ्लाइट्स में हो रहे हो, उनकी टिकट्स होती है कोई भी चीज़। अगर टिकट कोई भी ऐसी चीज़ है कि अगर आपने कुछ स्नैक्स लिया है, कुछ भी खाया है, वहाँ पर अगर बिल नहीं मिल रहा है, आप एक कच्चा बिल बनाइए, उसमें अमाउंट लिखिए, क्या खाया, किस डेट को क्या था वो चीज़, वो लिखिए, अमाउंट लिखिए, उसमें भी ओनर का सिग्नेचर लिख दीजिए, तो वो वैलिड माना जाएगा वो चीज़। बट बिल होना ही चाहिए, बिना विदाउट बिल अगर आप सोचेंगे ना कि मैं अकाउंटिंग कर लूँ, नहीं। क्योंकि मैं पर्सनली, गवर्नमेंट कुछ भी बोले, मेरा आज भी इस तरह का रहता है, चाहे वो 50,000 की रिलैक्स थे, कुछ भी हो, विदाउट बिल मैं एंट्री नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है।
और ना ही अगर मेरे को जूनियर काम कर मैं उनको भी नहीं करने दूंगा। बात है कि अगर ओनर भी कोशिश कर रहा है कि करने के लिए, तो मैं बोला आप सब प्लीज़ सिग्नेचर कर दीजिए उसमें। मैं कितनी बार तो कर रहा हूँ यहाँ तक एक बार ओनर ने खुद अपने ट्रैवल अलाउंस का बिल बोला था कि इसको पे कर देना, तो 2000 रुपीज़। तो मैंने सर बिल, तो शॉक हो गए थे, कहते कि बिल मेरे पास नहीं है, बिल कर दो। मैंने सर, मैं बताया मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं वहाँ पर पोलाइटली उनको बोला सर ऑडिटर्स मांग सकते हैं बिल को, तो आप एक काम करें, मैं एक बिल बना देता हूँ, आप उसमें सिग्नेचर कर दीजिए क्योंकि आप हायर अथॉरिटी हैं, अगर आप सिग्नेचर कर देंगे तो ईजी हो जाएगा मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ऑडिटर्स को कि हाँ ये ट्रैवल हुआ था वो चीज़। तो फिर पहले तो मुझे देखे और हंसे भी, फिर कहते गुड जॉब है कि एटलीस्ट तुम वेरीफाई कर रहे हो। तो मेरे को इस तरह रहता है कि मुझे कंपनी से निकाल दें, कुछ भी कर दें, ऐसी बात है जी कर दें मैं, क्योंकि मैं लड़ तो नहीं रहा हूँ। एट लास्ट एंड ऑफ द डे अगर बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन में जाएंगे ना, तो फिर मैं मुझे गिव अप करना ही पड़ेगा। बट इस डर से कि मुझे कंपनी से अगर मैं नॉर्मल पोलाइटली अगर मैं बात कर मुझे अगर इस तरह तो मैंने कहा निकाल दो, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं कोई लड़ने में निकालो ना, प्यार से मैं अगर बोल रहा हूँ, वो भी 10 बार नहीं, एक या दो बार ही होगी, पोलाइटली अगर मैं बोल रहा हूँ सर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एट लास्ट आपके ही बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, आपकी कंपनी बेनिफिट की बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने बिल नहीं एक्सेप्ट ऐसे हुआ तो बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। आज तो मैंने ओनर, चलो ओनर सच बोला, उन्हें खुद की कंपनी, बट बात है बाकी एम्प्लॉय को मैं अगर रिलीफ कर दूँ कोई भी चीज़ के लिए तो कंपनी का लॉस है ना। क्योंकि जैसे बोला जाता है सेल्स वाले होते हैं, जब सेल्स करते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है। अब अकाउंट्स वालों को क्या जिम्मेदारी है, अकाउंट्स वाले का सेल तो नहीं कर सकते बट वो टैक्स बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे फाइनेंस जनरल में वीडियो में बताया था कि मैंने कैसे जीएसटी टीडीएस टैक्स बचाया था मुझे, वो तो कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ से जो भी एक्सपेंसेस पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ कोई अगर बोल रहा पे करने के लिए, मैंने 1000 रुपीज़ पे कर विदाउट बिल, कल ऑडिटर बोला वहाँ पर पेनल्टी लग गई कुछ भी, तो हम मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो देखा उसने हमारे 200 का करा, वो फेक क्लेम कर 1000 रुपये लिया, 800 रुपीज़ का लॉस कंपनी को हुआ। ऊपर से अगर कुछ इंटरेस्ट लग गया कम, अगर इंटरेस्ट ना भी लग गया तो वो तो लॉस है, नहीं लगा तो अगर सीएस होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, वो एक नोट एंड ऑफ द नोट जब बैलेंस शीट बनाते हैं नोट्स लेकर देते हैं कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड इस टाइप से, तो वो भी गलत है ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ 800 रुपीज़ 1000 रुपीज़ बचाने चक्कर में, या फिर कौन बहसबाजी पड़े, क्यों इतना क्वारल करना, वो सब चीज़ें मैंने कहा नहीं, क्या नहीं, मेरा सिंपल है यहाँ पर ईगो वाली बात वो सब नहीं है। मैंने कहा मैं तो ये सबको बोलता हूँ कि लड़ो मत, बट अगर काम करो तो 100% से करो या मत करो, सिंपल है। कोई भी काम कर रहे हो कुछ भी, अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है, सिंपल सी बात है। अगर 100% नहीं तो क्या मिले, क्योंकि जब सोने जा रहे हो तो एंड ऑफ द खुशी होना चाहिए ना। जैसे मैंने बताया था मैंने 4.5 करोड़ रुपये बचाए थे, ये और भी चीज़ें पैसा बचाया था डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से। बट उस समय थोड़ा सोच रहा था कि मुझे टॉप परफॉर्मिंग अवार्ड मिलेगा, मुझे सैलरी मिलेगी, अच्छा मिलेगा, वो सब चीज़ें। वो तो वो डिफरेंट टेक्निक से पैसे कमाने के लिए स्विच कर सकता, जॉब डिफरेंट चीज़ें हैं। बट उस समय सिंपल बात है कि अगर मैं कहीं पर भी काम कर रहा हूँ, मुझे एक दिन का 10 लाख भी मिल रहा है वो चीज़, तो भी अपना मैं 1000% ही दूंगा वो चीज़, चाहे 100 रुपये मिले एक दिन के, चाहे 1 लाख रुपीज़ पर डे के मिले, मैं अपना 100, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पॉइंट ये नहीं पैसा क्या, अच्छा पैसा मिल रहा है अच्छी बात है, वो एडिशनल चीज़ है कोई, बट मुझे अच्छा भी लग रहा है इसलिए। तो बाकी लोग करे ना करे मैं उसमें फोर्स नहीं कर सकता, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ करिए, बट मेरे को अच्छा लगता है मेरा काम, इसलिए मैं करता हूँ। सेम चीज़ अगर मैं इसकी बात भी करूँ, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, नॉलेज शेयरिंग एक चीज़ है, मुझे अपनी चीज़ें रखना अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ भले कम्युनिकेशन इश्यूज हो वो तो धीरे धीरे आप पुराने वीडियोस देख के आप थोड़ा सा इम्प्रूव हो आगे और इम्प्रूव हो जाएगी। कि मैं जैसे वीडियोस बना कम्युनिकेशन के लिए, लोग पैसे के लिए करते हैं ये सब चीज़ें। बट बात है कि अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, चलो पॉइंट में आते हैं, पैसे के लिए कर रहा हूँ, बट पैसे के लिए कर भी रहा हूँ ना, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो एक ना एक दिन में बोर करके छोड़ दोगे। मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, थका भी रहता हूँ, फिर भी एक शॉर्ट रील बना देता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरे को अच्छा लगता है, मुझे थोड़ी एक लैक ऑफ कुछ अंदर से अजीब टाइप लगता है कि मैंने कुछ मिस कर रहा हूँ आज के लिए है।
ऐसे ही जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको करो वो चीज़, और सपोर्ट मिलेगा। मेरे को लगता था कि अगर मैं ओनर को बोल दे सर बिल दीजिए या कोई बोल दे तो मेरे कंपनी से, मेरे को तो आज तक कंपनी से नहीं निकाला इस चीज़ में, बल्कि मुझे हर जगह अप्रिशिएट करा गया है, क्योंकि निकाला उनको जाता है जो लड़ रहे हैं वो चीज़ जाकर हैं। बिल्कुल मैं किसी से लड़ता नहीं था वो चीज़, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था मुझे, और मेरे में इतना गट्स रहता था कि अगर कभी कि इतनी बात हुआ कि कोई बोल देता कि ओनर से बात कर, मैं चलिए सर कोई इशू नहीं है वो चीज़, मैं कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहा हूँ सिंपल से। बट मैंने कहा चाहे ओनर के सामने बात रखने की बात हो चाहे कोई सीनियर के पास बात है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पोलाइटली रखिए, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे वो पैसा कंपनी का है, मेरा किसी का है नहीं वो पैसा। तो मुझे अपना 100% है कि वो लॉस नहीं होना चाहिए वो चीज़। और उसके बाद भी अगर ओनर ने परमिशन दी है, स्पेशली जिसकी कंपनी है, अगर वो एट लास्ट बोल रहे हैं कि देखें कि नहीं ये चीज़ करना ही पड़ेगा वो चीज़, तो फिर मैं उसमें कभी नहीं घुसता हूँ। बट एट लास्ट पैसा कौन दे रहा है? ओनर, और कोई नहीं दे रहा है। तो अगर ओनर दे रहा है तो वो बोल रहे हैं ना, तो फिर मैं सोचूंगा कि हाँ कर दूंगा। बल्कि यहाँ तक तो मैंने ओनर से भी बोल दिया था बिल देने के लिए वो अलग चीज़ है। बट मैं एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एट लास्ट आपको अपनी जॉब बचानी, तो कोई वहाँ बहस करनी है, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये चीज़ करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। तो मेरे हिसाब से सबको ऐसा ही करना चाहिए। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होते हैं, अब लिमिटेशंस होती है तो इट्स ओके। तो आज अपने जीएसटी का डिस्कस किया, टीडीएस भी डिस्कस कर लिया। अब आपके मन में डाउट होगा जैसे टीडीएस का, जैसे अभी कुछ देर पहले मैं बोला था कि टीडीएस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 194C कौन सेक्शंस होते हैं। मैं डिस्कस एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ उस चीज़ के बारे में जो मैंने पहले एक वीडियोस में बताया था। 2 सेक्शन होता है, 194C सेक्शन होता है, 194J सेक्शन होता है। तो 194C सेक्शन होता है कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर में। मतलब सिंपल है, अगर कोई भी चीज़ रिपेयर का काम हो रहा है तो रिपेयर वर्क है शॉर्ट ड्यूरेशन में, उसमें 2% टीडीएस कटेगा। और बट उस दिन मैंने एक और चीज़ बोली थी, अगर वही रिपेयर का वर्क रिपेयर हो रहा है फैन का, फर्नीचर का, ये इसमें बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज नहीं चाहिए, तो 2% टीडीएस कटेगा। बट अगर रिपेयर हो रहा है किस चीज़ का, सर्वर का, कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं कंपनी बड़े बड़े लगे रहते हैं, वो आप में या नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, उसके लिए पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन काम है, बट उसमें 10% टीडीएस कटेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्ट 194C सेक्शन हो गया। 194J की बात करूँ तो प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज होती है। उसमें इस तरह का रहता है कि कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विस होता है, कोई प्रोफेशनल बिल हो गया को आ रहा है, प्रोफेशनल सर्विस लिए हैं, कंसल्टेंसी सर्विस लिए हैं, उसमें 10% टीडीएस काटेंगे। अगर 30,000 वन ट्रांजेक्शन है, ओवरऑल ट्रांजेक्शन भी 30,000 है इन 1 फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जाम्पल 30,000 का बिल है, 1 लाख का बिल है, तो उसमें 10% टीडीएस काट कर वो पर्टिकुलर पैन में डिपॉजिट कर देंगे। तो ये दोनों सेक्शंस होते हैं। और 194C सेक्शन का इस तरह का रहता है कि हाँ 194C का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, और अगर आपको डिटेल वीडियो देखना तो आप वाली वीडियो में जाकर और डिटेल्स देख सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ को डाउट रखते हो प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपको कोई भी डाउट हो रहा है कि, क्योंकि मैंने अपना क्लियर बताया, कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहा हूँ बस। जो भी मैं पढ़ाई करता हूँ उसको इन्फॉर्मेशन पास आउट करता हूँ। मैं कोई भी, जैसे मुझे खुद क्रॉस क्वेश्चन करने आता है, मैं कोई नहीं चाहता हूँ मैं गलत इन्फॉर्मेशन पास करूँ, और मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% राइट हूँ। इसीलिए आप कमेंट्स करिए। अगर आपको डाउट हो रहा है कोई मेरी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, आप पोलाइटली देखें, उसमें कमेंट कर आप बोल सकते हैं अश्वनी वुड यू प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ योर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं ट्राई टू फाइंड आउट करके देखूँगा, उसको लिंक शेयर करने की कोशिश करूँगा, उसको और वेरीफाई करूँगा, नॉलेज बढ़े मुझे, क्योंकि गलतियाँ सबसे हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत किसी को डराने के लिए कि इस चीज़ का रोक तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए नहीं, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन से पास आउट कर रहा हूँ। बट वही बात है कि इन्फॉर्मेशन सही पास होना चाहिए, गलती मेरे से भी हो सकती है। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसी लिंक है या कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर उसको डाल सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने कहीं सुना था, एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो बोलता है मैं गलत हो सकता हूँ। सिंपल सी बात है, इंसान है तो गलती हो सकती है। तो
मैं तो अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो में अभी भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरे से कुछ गलत, अगर कुछ गलत है तो आप बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा अपने इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि मैं भी एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया हो, इन्फॉर्मेशन सही है पर मैंने एक्सप्लेन करते समय मिस इंटरप्रेट कर बता दिया वो चीज़, तो मैं उस चीज़ को और सिंपल लैंग्वेज और सही तरीके से बता दूंगा वो चीज़। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आज के लिए। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ सजेशन दीजिए कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ कि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे सकता हूँ, ताकि और किस किस तरह, और भी सजेशन ये भी दीजिए कि मैं और कैसी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है, ताकि मैं और उसको रिसर्च कर कर प्रैक्टिस कर कर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ उसी। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट में जाकर आप कमेंट करिए, कमेंट में जाइए, अपनी राय ले सकते हैं वो चीज़। और प्लीज़ लाइक शेयर करिए। और ये चीज़ कोई फ्री इन्फॉर्मेशन है तो आप उनको और अपने लव वंस को या फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि वो लोग भी पढ़ सके इसके बारे में। बहुत सिंपल लैंग्वेज, जिस तरह मैं समझा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो वैसे ही पर्सनल एक्सपीरियंस जानने के लिए आप प्लीज़ फॉलो करिए मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।